हे वेलकम टू इनसेंस, माय नेम इज़ आरवीर और ये वीडियो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो अब इन डेप्थ चैप्टर्स नहीं आएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, और ये भी वन शॉट है और आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो भी वन शॉट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और एक और चीज़ जो आपके नोट्स है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स, वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो उन नोट्स को एंड दे आर अमेजिंग। आपको कुछ भी उसमें एडिट कराना है या कुछ भी उसमें मिस्टेक आपको लग रही है या आप सोचते हो कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो एंड यू विल गेट अ रिप्लाई और चेंजेस विल बी मेड इन सून। तो स्टार्ट करते हैं विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, और क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि हमने मैटर को क्लासीफाई किया था एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जब हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया मेटल्स एंड नॉन मेटल, बट ऑन व्हाट बेसिस, हम कैसे कह रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो मेटल है, एक एलिमेंट नॉन मेटल है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया। हमने दो प्रॉपर्टी से क्लासीफाई किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी से उसे क्लासीफाई किया और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी से उसे क्लासीफाई किया। तो बेसिकली हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि एक वन शॉट है और आप देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कितना लंबा चैप्टर है, मेटल्स और नॉन मेटल्स थोड़ा लंबा चैप्टर है और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड एसिड बेसिस से थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं थोड़े से आपको डेप्थ में बता दूंगा, पर जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको एकदम से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको सारी बताऊंगा। तो ये हैं आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता कैसे लगा रहे हैं, मैंने कहा कुछ मेटल सैंपल्स आपको लेने हैं, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, टिन, लेड। तो ये कुछ मेटल सैंपल्स के साथ आपको एक्टिविटी करनी है, जैसे एक्टिविटी 3.1 सॉरी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तो ये एक्टिविटीज़ आपको करने के बाद आपके पास ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी मेटल की। आप हर एक एक्टिविटी के पास जाओगे तो देखोगे उसमें बेसिकली एक मेटल्स के सैंपल्स लिए गए हैं और डिफरेंट मेटल सैंपल से हमने, लेट्स से अगर मैं लस्ट्रस की बात करूँ, जो मेटल्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्ट्रस की बात करूँ, तो बेसिकली ये देखा गया कि मेटल सैंपल्स हमने लिए, उसे एक पेपर से रब किया या एक क्लॉथ से रब किया, तो देखा गया कि जो मेटल्स की सरफेस होती है वो बहुत ही शाइनी होती है और उसी मेटल की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्टर। और जो मेटल बेसिकली हैव अ शाइनी सरफेस वो लस्ट्रस होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेटल्स हैविंग शाइनी सरफेस उसे हम लस्ट्रस कहते हैं। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, अब मैं ये जो हर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। आप देखोगे मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर मेलिएबल, आपको एक्टिविटी 3.3 दी हुई है, मेटल्स आर डक्टाइल 3.4 दी हुई है। तो हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, तो आप उन्हें पढ़ भी सकते हो या आप डायरेक्ट उनको देख सकते हो। तो सेकंड आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स आर हार्ड। अब देखो बेसिकली सब मेटल्स आर हार्ड नहीं होते, क्योंकि आप मरकरी देखोगे तो वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। वैसे तो हम उसे डिफरेंट देखेंगे, जो एक्सेप्शनल केसेस है ना उनको हम इसके बाद देखने वाले हैं, एक्सेप्शनल केसेस को। थर्ड, मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। बेसिकली मेलिएबल और डक्टाइल क्या होते हैं, जब हम किसी मेटल को एक थिन शीट में बदला जा सकता, एक मेटल जो है थिन शीट में बदला जा सकता हो, मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसे अलाउ करती हो कि वो थिन शीट में तुम बदल जाओ, या डक्टाइल जो थिन वायर में बदला जा सकता हो, वो मेटल जो थिन वायर में बदला जा सकता हो उसको हम डक्टाइल मेटल कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और जो मेटल मेलिएबल होता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये टेक्स्ट जो है स्मॉल दिख रहे हैं तो आप स्क्रीन पे हल्का सा जूम कर ले, ठीक है। सिर्फ आपका आई थिंक इतना कटेगा आपका, और ज़्यादा कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, दे आर डक्टाइल, मेलिएबल, और एक और चीज़ पढ़ी है हमने सेकंड, हार्ड। मेटल्स आर हार्ड। तो फिफ्थ जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपने जो आप कुकिंग करते हो घर में, आपने कुकिंग करते हुए देखा होगा, तो हम उसमें कौन सा जो नॉन मेटल इस्तेमाल करते हैं या मेटल,
बेसिकली हम मेटल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम उसमें लेट्स से प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो वो पहले ही पिघल जाएगी और जो हमारा खाना है वो नहीं बनने वाला। तो बेसिकली हम जो कुकिंग वेसल्स होते हैं इसमें एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टेफलॉन, कॉपर का भी एक ट्रेंड चल रहा है, अभी कॉपर की वाटर बॉटल्स आ रही हैं, ठीक है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये पता चला हमें क्योंकि हमने एक्टिविटी करी 3.5, ठीक है, 3.5 से हमें ये पता चला। और इसी की वजह से जो आपके कुकिंग वेसल्स है उसमें जो मेटल्स आपके इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टेफलॉन, कॉपर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुकिंग वेसल्स में इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इसमें हीट का ही काम है। तो मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एज वेल एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 7th आपका है दैट मेटल्स आर सोनरस। जब मैं इसको मेटल्स को हिट कर दूंगा, लेट्स से ये मेटल है, तो जब मैं इसको हिट करूंगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच if we strike the metal with any substance it will produce a sound, that property of a metal will be called sonorous, ठीक है, वो मेटल होगा sonorous। अब आप इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हो, और ये ध्यान रखना कि जो आपके मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं वो है गोल्ड, सिल्वर, और मोस्ट डक्टाइल मेटल जो आपके हैं वो है प्लेटिनम और गोल्ड। तो ये आप लिख सकते हो। डक्टाइल मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि डक्टाइल और मेलेबल इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप जाके सर्च करें मेलेबल। और प्रोसेस देखें इंडस्ट्रीज में क्या किस तरह से जो मेलेबल मेटल्स है वो एक थिन शीट में बदले जा रहे हैं। डक्टाइल का भी इसी तरह से देखें कि जो डक्टाइल मेटल्स हैं वो किस तरह से थिन वायर में बदले जा रहे हैं, ठीक है। आपको वो याद रहेगा कि जब आप देख लोगे प्रोसेस किस तरह से होता है तो आपको याद रहेगा। डक्टिलिटी में आपको दोबारा से बता रहा हूँ, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर और मेलेबल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, ठीक है। थिन शीट में बदला जा सकता हो मेलेबल और डक्टाइल। और जब प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो मेलेबिलिटी और डक्टाइल तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया लस्ट्रस। आयोडीन एक मेटल है पर नॉन लस्ट्रस है। हार्ड मरकरी, बेसिकली मरकरी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। मरकरी जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर हमें तो ये पता है कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड है जनरली। तो अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हैं। पर उससे पहले जो आपकी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी तो हमें पढ़नी है। बेसिकली नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं दिया हुआ है। आपको कहा क्या गया है, आपको कुछ लेने हैं नॉन मेटल सैंपल्स। नॉन मेटल सैंपल्स लेने के बाद आपको जो एक्टिविटी हमने करी है 3.1 से 3.6 तक, यस 3.1 से 3.6 तक आपने जो एक्टिविटी की है वो सब आपको करनी है। और ये चेक करना है कि जो नॉन मेटल आपका नॉन रस्टरस है, हार्ड है, मेलेबल, डक्टाइल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस है। ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो जब हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे नॉन मेटल्स के साथ हमें पता चलेगा कि मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनरस, नॉट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल। सो आपको ये मतलब इसके मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से अपोजिट नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पड़ेगी। पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो मेटल से अलग होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल की और बहुत हैं, पर वो मेटल की जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो उससे अपोजिट हैं। तो एक जो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है ये कि नॉन मेटल्स बेसिकली जो होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या वो गैस की फॉर्म में होंगे। और आप देखोगे यहाँ पे मैंने नॉन मेटल्स जो लिखे हैं आपको नोट डाउन कर सकते हो। जो नॉन मेटल्स लिखे हैं बेसिकली वो गैस है सब। नियोन, हीलियम, ब्रोमाइन लिक्विड है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है एंड आर्गन गैस है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल होते हैं वो इन गैसियस स्टेट होते हैं, और या तो आपके वो सॉलिड होंगे या गैस होंगे, पर एक्सेप्ट ब्रोमीन ब्रोमाइन विच इज़ लिक्विड। तो एक ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर ब्रोमाइन का। ब्रोमाइन बेसिकली नॉन मेटल हमने पढ़ा है कि सॉलिड और लिक्विड होने चाहिए, सॉलिड और गैस होने चाहिए, पर ब्रोमाइन एक लिक्विड है। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस में आएगा। अब हम और एक्सेप्शनल केसेस देखने वाले हैं। मेटल्स के अंदर एक्सेप्शनल केसेस, नॉन मेटल्स के अंदर एक्सेप्शनल केसेस। बेसिकली कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं पर मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो है तो मेटल्स पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाऊंगा बिकॉज वन शॉट है। अगर मैं लिखूंगा तो इट विल टेक टाइम।
तो ये है आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस। अब ये भी हो सकता है कि आपके जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये आपको बड़ी मुश्किल से दिख रहा हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जूम कर लें स्क्रीन को, ठीक है। ये कटेगा नहीं बेसिकली, मुझे लगता है नहीं कटेगा, और अगर कट रहा है तो बेसिकली और आपको छोटा दिख रहा है, जूम करने के बाद भी आपको छोटा दिख रहा है टेक्स्ट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर लूँगा। बेसिकली आपके ये कुछ हैं आपके एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। कुछ मेटल्स जो आपके मेटल्स हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो आपकी एक्सेप्शनल केस है वो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस है आपका, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारे चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है। सेकेंड, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड कैल्शियम। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हमने पढ़ा है हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पर कैल्शियम और गैलियम इतने ये ऐसे मेटल्स हैं अगर आप इनको अपने पाम में भी रखोगे, अपने हाथ पे भी रखोगे तो ये लिक्विड बन जाएंगे। आप जाके वीडियो देख सकते हो, दे आर इंटरेस्टिंग, यू नो। जब वो किसी पानी से उसे निकालते हैं गैलियम कैल्शियम को, अपने हाथ पे रखेंगे तो बिकम्स लिक्विड, बड़ा मजा आता है, देखना जाके। थर्ड है कार्बन एलोट्रोप। बेसिकली कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। कार्बन होता है एक नॉन मेटल, ये पता है मैंने यहाँ पे लिखा था कार्बन मैंने लिखा था नॉन मेटल में, तो ये होता है एक नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल होता है। अब ये एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप बेसिकली आप पढ़ोगे 4th चैप्टर में, पर मैं बताता हूँ आपको एलोट्रोप क्या है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, लिख लीजिए आप इसको, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, डिफिकल्ट लिख दिया मैंने, फिजिकल फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, पर फिजिकल फॉर्म, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं डायमंड और कार्बन की, तो है तो उसमें C यानी कि कार्बन, पर एक फिजिकल फॉर्म है वो, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, और एक और होता है, पता नहीं कौन सा, बर्क में स्थित डायमंड होता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, पर जो डायमंड बेसिकली वो भी नॉन मेटल, पर जो डायमंड है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब हार्डेस्ट सब्सटेंस तो हमने मेटल पढ़ा था, इसलिए एक एक्सेप्शनल है। दूसरा, डायमंड्स आर हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके होते हैं? मेटल्स के, तो ये इसलिए एक एक्सेप्शनल है। ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, not good conductor, but graphite is a conductor of electricity. गुड कंडक्टर तो नहीं है, but graphite is a conductor of electricity. हमने नॉन मेटल्स क्या पढ़ा है? नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, पर ये एक नॉन मेटल है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब ऐसा नहीं है, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, और आपके सल्फर के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, डाई ऑक्सीजन, ओजोन O3 एंड टेट्रा ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स होते हैं 4। फोर्थ जो आपका एक्सेप्शनल केस है, एल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। एल्कली मेटल्स कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। एल्कली मेटल्स वो हैं जो एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हों। दोबारा से बता रहा हूँ, एल्कली मेटल्स वो हैं जो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन बनाते हों या एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हों। एसिड बेसिस नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो। आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। और ये मेटल्स होते हैं आपके पोटेशियम, Na, सोडियम, Li, लिथियम, ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट लस्ट्रस। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट लस्ट्रस। लस्ट्रस किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की, पर जो आयोडीन आपका है वो लस्ट्रस है पर नॉन मेटल है। बेसिकली ये जो आयोडीन है एक नॉन मेटल लिया गया है। एल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट हैं, पर मेटल्स क्यों लिए गए हैं? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है ना वो अगर मेटल्स में फॉल कर रही है और एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल में फॉल कर रही है, तो मेजॉरिटी वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ली जाती हैं हमेशा, समझ गए। बेसिकली अगर आयोडीन में एक नॉन मेटल ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़, अदर ऑफ मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज़, लस्ट्रस सिर्फ इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो मेटल्स की कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? मैंने आपको कहा एलिमेंट्स क्लासीफाई किया गया एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम उसे क्लासीफाई करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, राइट। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पर आपके क्वेश्चंस भी हैं इससे पहले वैसे कि जो क्वेश्चंस आपकी ये आसान है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी वीडियो क्वेश्चन आंसर का। तो बेसिकली ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो क्लासीफाई करेगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। अब मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिला मेटल ऑक्साइड बना, ये आपको सबको पता है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिला तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना है, मेटल ऑक्साइड नहीं है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा है कि मेटल एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया था तो हमें मिला था सॉल्ट प्लस H2O। इससे हमने कंक्लूड किया था, क्योंकि अगर मेटल ऑक्साइड, सॉरी ये ऑक्साइड है, यहाँ पे मेटल नहीं है, ये मेटल ऑक्साइड है। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और H2O बना रहा है, इससे हमने कंक्लूड किया था कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक है इन नेचर। क्या है? बेसिक है इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट प्लस H2O बना रहा है, इससे हमने कंक्लूड किया था कि जो नॉन मेटल आपका है वो है एसिडिक इन नेचर। तो ये आपकी आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। बेसिकली क्लासीफाई तो हमने कर दिया, पर अब हम कुछ मेटल्स के बारे में देखने वाले हैं। ज़्यादा तो नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी 11th 12th सब इसी पे है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स वगैरह पे, तो ज़्यादा तो नहीं देखेंगे। पर मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, अदर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दीज आर सम रिएक्शंस विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्या होने वाला है जब मेटल बर्न इन एयर? जब मेटल को हम एयर में बर्न करेंगे तब क्या होगा? तो मेटल को जब हम एयर में बर्न करेंगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ वो बेसिकली रिएक्ट करने वाला है और बनाएगा मेटल ऑक्साइड। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। एग्जांपल्स की बात करूं तो Cu कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cu2O बनेगा, यानी कि कलर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या साइप्रस ऑक्साइड कह लीजिए। ये वो रिएक्शन है जो मेटल नॉन मेटल पे भी हमने पढ़ लिया, एसिड बेस में हमने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एक और चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी एसिडिक जो मेटल ऑक्साइड हैं आपके वो होंगे बेसिक इन नेचर। आई गॉट कंफ्यूज। मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो होंगे बेसिक इन नेचर, राइट। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो होंगे बेसिक इन नेचर, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक इन नेचर। अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सोल्ट प्लस H2O बनाते हैं। इस केस में जो एल्यूमिनियम आपका है, एल्यूमिनियम HCl के साथ मिलेगा, NaOH के साथ भी मिलेगा और दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि वो ऑक्साइड जो बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। कौन से होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? अगर एग्जांपल की बात करूं, सच ऑक्साइड्स which react with acid, both acid as well as bases and produce, क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो वाटर H2O प्रोड्यूस करने वाले हैं और आपका सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये एक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, इसके एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि बेसिक होगा इन नेचर। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक होगा इन नेचर। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आप, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ मिल रहा है तो AlCl3 बना रहा है प्लस H2 बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। बेसिकली लिखा नहीं है मैंने स्पेस की वजह से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH के साथ मिलेगा, यानी कि कास्टिक सोडा के साथ मिलेगा, तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट।
इसी तरह जिंक जब HCl के साथ मिलेगा तो ZnCl बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, प्लस H2 बनाएगा, जिंक NaOH, सोडियम जिंकेट। लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे तो स्पेस है, सोडियम जिंकेट। हमने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर हमने Al को NaOH के साथ रिएक्ट कराया है और इसमें एक सोडियम एल्यूमिनेट बना है और एक मिला है हमारे पास H2। तो मैं वीडियो आपको जल्दी दिखाऊंगा वो, ठीक है, जल्दी अपलोड होगी यूट्यूब पर, तो आप देख लेना उसको। हमने किस तरह से सिंपल एल्यूमिनियम फॉइल से NaOH के साथ रिएक्ट करा के, क्योंकि NaOH आपका ईजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। बेसिकली ये बताने का क्या वो था, मैंने कहा कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब हम पढ़ रहे हैं मेटल, ये जो मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये है मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, जो मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया ना आपको, ये मेटल ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप आई थिंक। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड। बेसिकली हमने क्या किया था, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। हम पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़, जैसे पहली हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल ऑक्साइड की, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये है जब मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे बेस, राइट। अब ये सब मेटल नहीं करते, ये सिर्फ एल्कली मेटल्स के लिए है, ये सिर्फ एल्कली मेटल्स के लिए है। ये बनाएंगे यहाँ पर आपका बेस, जितने भी ये तीनों जो बने हैं ये बेस बने हैं। अब आपने देखा होगा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रिएक्शंस लिख रहा हूँ, जैसे कि Zn का मैंने लिखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का Zn आपकी बुक में नहीं है, लिथियम का भी लिख दिया। बेसिकली ये ज़रूरी है क्योंकि आपके आने वाले हैं MCQ, तो आपके हलवे MCQ नहीं आएंगे, हलवा नहीं आएगा। बेसिकली हार्ड आने वाले हैं, जैसे कि ये आपको दे दिया कि सोडियम के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा। अब आपको पता है एल्कली मेटल कौन कौन से हैं, तो आपको दे सकते हैं लिथियम ऑक्साइड जब इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जिंक का आपकी बुक में रिएक्शन नहीं है, पर अगर जिंक का आपका आ गया, अब आप कहोगे हमारी तो बुक में जिंक का नहीं दिया हुआ है, पर दिया हुआ है। किस तरह दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड जब आप देखोगे उन्होंने वो पहले ही कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो बताओ जब ये एसिड बेस के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा। अब जो जिंक का रिएक्शन है वो आपका केमिकल रिएक्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपकी बुक में दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इट विल बिकम हार्ड फॉर यू, इसलिए मैं आपका एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी उनको लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है बाद में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, इट्स योर चॉइस। तो जब एल्कली मेटल्स वाटर के साथ मिलेंगे तो ये बनाएंगे बेस, जैसे लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और आपका सोडियम ऑक्साइड बनाने वाले हैं NaOH, KOH, LiOH। अब नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, पर समटाइम मतलब वो अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा गोल्ड पर एक ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इसलिए नहीं आती, वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है इसलिए आती है, एलिमेंट के साथ। आयरन बट नॉट आयरन फिलिंग्स, अब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पर आयरन फिलिंग्स कर सकती हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर। व्हाई आई पुट अ स्टार मार्क हियर। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर का क्या मतलब है कि बेसिकली मैंने पढ़ा है आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हो जाएगा कोरोड, ठीक है, वो कोरोजन उसका होता रहेगा, जो अंदर की लेयर है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती रहेगी। पर यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स हमारे पास हैं जो फर्दर उसे कोरोजन से बचाते हैं, यानी कि एक बार जो आउटर लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, पर जो अंदर की अब लेयर है एल्यूमिनियम की वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करेगी, तो वो लेयर उसे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से बचाती है। अब ऐसा ही प्रोसेस है एनोडाइजिंग आपका, ठीक है। अब एक बार एनोडाइजिंग देख लेते हैं यार जल्दी से, एनोडाइजिंग जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम।
तो ये आपका एनोडाइजिंग प्रोसेस। बेसिकली एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम जब एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक थिन लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो उसे फर्दर प्रोटेक्ट करती है ताकि वो कोरोड ना हो। पर वो कई बार एल्यूमिनियम जो थिन ऑक्साइड लेयर होती है वो इनफ नहीं होती, उसके लिए हम करते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो थिन ऑक्साइड लेयर है, जो थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है, हम उसको करते हैं थिक। ठीक है, एनोडाइजिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थिक करते हैं उसको। ठीक है, अब होता क्या है, जब इसमें जो आप इसको सेल से कनेक्ट करोगे, बेसिकली ये कुछ इस तरह से होता होगा, मुझे तो नहीं पता, पर इस तरह से भी ये अरेंजमेंट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट, ये बेसिकली एल्यूमिनियम है, राइट, ये एक एल्यूमिनियम है और इसमें एक थिन लेयर है, बेसिकली थिन लेयर है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर है, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, राइट, ये थिन लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो होगा क्या, जो O2 माइनस जो ऑक्सीजन के एनायन हैं, जो ऑक्सीजन के एनायंस हैं वो जाएंगे एनोड के पास। ठीक है, जो एनायंस हैं एनोड के पास जाके, मैंने आपको पहले बताया था, जो एनायन है वो जाएंगे एनोड के पास, और जो कैटायन है, जो कैटायन हैं वो जाएंगे कैथोड के पास में। कैथोड होता है माइनस, ये होता है प्लस, और जो एनायन होता है वो होता है माइनस चार्ज, और जो कैटायन होता है वो होता है प्लस चार्ज। तो इस तरह से एनायन एनोड के पास जाएगा, कैटायन कैथोड के पास जाएगा, और जो O2 माइनस एनायन आपके पास एनोड के पास जाएंगे। और जब एल्यूमिनियम से ये रिएक्ट कर देंगे फर्दर, जब एल्यूमिनियम से फर्दर रिएक्ट करेंगे तो बनाने वाले हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक थिक लेयर होगी। ये सिर्फ एनोडाइजिंग प्रोसेस है आपका, और ये इसलिए हम इसलिए करते हैं बेसिकली क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो आपकी लेयर है वो आसानी से उतारी जा सकती है। यानी कि जब हमें एक प्योर एल्यूमिनियम चाहिए होगा तो हम उसे आसानी से ले सकते हैं इस्तेमाल में। अब जब हमने ये कराया था ना मेटल इन एयर, मेटल ऑक्साइड, तो एक्टिविटी हमने कराई थी। एक्टिविटी में हमने कुछ मेटल सैंपल्स लिए थे, जैसे सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, और हमें नोटिस करने के लिए कहा गया था कि देखो कौन सा जो रिएक्शन है, किसके साथ जो रिएक्शन है वो ज़्यादा वायलेंटली हो रहा है, विगरसली हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, गुस्से में हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि सोडियम बड़ी जल्दी से जो एयर में है वो बर्न करा। ठीक है, बहुत विगरसली, बहुत तेज़ी से सोडियम जो है वो एयर में बर्न करा। तो इससे हमने पता लगाया कि जो सोडियम है वो जिंक, आयरन, कॉपर, लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जब क्या होगा, जब मेटल जो है वाटर के साथ ऐड करेगा, और हम इस मेटल जो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है, हम इसको फर्दर इसमें देखेंगे कि इन जो 4 मेटल्स ये हैं इनमें कौन रिएक्टिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम इसको कर देते हैं वाटर, यहाँ पर इसको कर देते हैं हम वाटर। ठीक है, जो मेटल इन वाटर, तो ये आपका जब मेटल वाटर के साथ ऐड करेगा तो बेसिकली जो मैंने आपको सैंपल्स बताए थे वो हम वाटर में डालेंगे। वाटर में डालने के बाद क्या क्या रिएक्शंस होंगे, वो सेम सैंपल्स के साथ हमें वो रिएक्शन करने हैं। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में सैंपल्स लिए थे और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे, वाटर के साथ भी उन्हीं सैंपल्स को हम रिएक्ट कराने वाले हैं। तो जब ऐसा होगा, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सेम बनाने वाला है मेटल ऑक्साइड, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा निकलेगा, ये निकलेगा इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, दोबारा सुन लो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ H2O के साथ मिलेगा, यानी वाटर के साथ मिलेगा, तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस H2। अब कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं ऐसे होते हैं, वाटर के साथ दोबारा से रिएक्ट करते हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि जब ये मेटल है H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 दे रहा है, पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि दोबारा से H2 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल ऑक्साइड की 2 पहले पढ़ी थी, एक और केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई मेटल ऑक्साइड की। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड जब H2 के साथ मिलेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन सकता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मेटल ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें से नहीं है, 4 ऑप्शन दे देंगे। अब जब आपके रिएक्शन होता है ना मेटल इन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कुछ 3 कंडीशंस आती हैं। एक हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास जो वाटर हो वो कोल्ड वाटर हो, दूसरे केस में हमारे पास हॉट वाटर हो सकता है, और तीसरे केस में हमारे पास स्टीम हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के साथ में रिएक्ट करते हैं।
इसी से हम देखने वाले हैं कि हम ये जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, देखी है, इसको फर्दर कैसे देख सकते हैं, कैसे रिएक्टिविटी को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें मदद करने वाली है। अब जब कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करेंगे ना, वो हैं हम आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो KOH + H2। अब ये रिएक्शन इतना वॉयलेंट होता है, इतने गुस्से में होता है, इतना विगरस होता है, इतनी तेज़ी से होता है कि जो आपकी H2 है वो फायर को कैच कर लेती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि जो H2 है आपकी वो कैचेस फायर। NaH2 के साथ मिलेगा तो NaOH कास्टिक सोडा बनाएगा। ये आपको रिएक्शन पहले से पता है यार, इतनी रिएक्शन मतलब ये कॉमन रिएक्शन है। NaH2 के साथ मिलेगा तो NaOH H2 बनाएगा। ये H2 भी कैचेस फायर करने वाला है, यहाँ पर फायर कैच करने वाला है। कैल्शियम भी एक ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला है, H2 यानी कि वो कोल्ड वाइज H2। अब ये H2 ये रिएक्शन इतनी तेज़ी से नहीं होता, तो ये जो H2 है यहाँ पर कैल्शियम वाला जो H2 है वो फायर को कैच नहीं करेगा। सेकंड कैटेगरी है हॉट वाटर की कैटेगरी, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हॉट वाटर, यानी कि मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। समझ गए? स्टीम के साथ तो रिएक्ट कर सकता है, स्टीम के साथ तो रिएक्ट करता है, यानी कि ये वाले जो मेटल्स हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, पर ये जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है। जो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का क्या मतलब है कि उसमें जो वाटर है उसमें लेस एनर्जी है। ठीक है, अब लेस एनर्जी है लेकिन इसी इतना रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये उससे थोड़े कम हैं, ये उससे भी कम है। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड + H2 बनाने वाले हैं, और एल्यूमिनियम H2 के साथ मिलेगा, FeH2 के साथ मिलेगा। अब ये H2 कैसा है, ये है स्टीम की कैटेगरी में, ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये बनाएगा Fe3O4। इसको हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, Fe3O4। क्वेश्चन आ सकता है MCQ में। ठीक है, मैग्नेटाइट या आप इसको बोल दीजिए मैग्नेटिक ऑक्साइड, आई थिंक सो, मैग्नेटिक ऑक्साइड, राइट। या आप इसको बोल दीजिए, वैसे तो वो रिएक्शन फॉर्मूला अलग होता है, पर आप इसको बोल सकते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ये तीन नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और आपका MCQ में कोई सा भी आ सकता है इसमें से, Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, सेकंड आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। अब जो आपके MCQs हैं वो मैं भी लेकर आऊँगा और एक बाकायदा ऐसा टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव नहीं कर सकते यार, बिकॉज लाइव की इतनी रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, लाइव हम नहीं कर सकते मेंटी वगैरह। पर आपके जो बाकायदा टेस्ट होंगे, वाइज आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। वाइज ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे इस तरह से जिस तरह से होता है ना मेंटी वगैरह में, या जिसने भी आपने अदर एग्जाम्स दिए होंगे, जिस तरह से होगा क्या, आपको क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस होंगे, आपको सिर्फ उसे क्लिक करना है। अगर गलत आंसर पे क्लिक करोगे तो गलत बताएगा, सही पे करोगे तो सही बताएगा, मार्क्स देगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब मैं नेगेटिव मार्किंग भी उसमें ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा। थोड़ा हार्ड सा है क्योंकि आपको एक हायर लेवल लेके चलना पड़ेगा। जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिया है उससे थोड़ा हायर लेवल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार आपके पास जो MCQ हैं वो आ रहे हैं, और आपने सैम्पल पेपर तो देखा ही होगा किस तरह के MCQ हैं। इस तरह से तो नहीं है कि आपको बुक में जो रिएक्शन दी हुई है सीधा उठा के दे दी, घुमा फिरा के वो आपको देने वाले हैं। तो इसलिए चैप्टर को समझिए कि क्या हो क्या रहा है उसमें। ठीक है, आप डेफिनेशन याद करके या कुछ भी ऐसा आप नहीं करने वाले हैं, चैप्टर को आपको समझना होगा कि क्या हो क्या रहा है उसमें। इसलिए हम इन डेप्थ चैप्टर्स डाल रहे थे, पर इन डेप्थ चैप्टर की डिमांड्स नहीं है, तो इसलिए हमने वन शॉट पे दोबारा से हम आ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो 1 मिनट, लेट मी सी कि एवरीथिंग इज ओके, ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग सब चल रहा है। ठीक है, अब इन ये सब रिएक्शन करके हमें पता चला कि आपका सोडियम और आपका पोटेशियम, कैल्शियम, ये ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, FeCO एंड लेड, आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है हमें एक थोड़ा सा पता चल गया, क्योंकि जो आपका Na था, P था, Ca था, ये ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब मेटल से जो रेस्ट ऑफ बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम
नेक्स्ट क्या है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, छोटा सा है, मैं आराम से बता दूंगा आपको। सो व्हाट हैपेंस मेटल इन एसिड, क्या होगा, हमने एसिड बेसिस में पढ़ा है कि जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं तो सोल्ट प्लस H2 हमारे पास आने वाला है, ठीक है, सोल्ट प्लस H2 आने वाला है। अब हमें एक्टिविटी 3.11 करनी है विद द सेम मेटल सैंपल्स, विद द सेम मेटल सैंपल्स हमें एक्टिविटी 3.11 करनी है। हमें कहा गया है कि डिफरेंट एसिड्स आपको लेने हैं, आपको क्या करना है कि उसका टेम्परेचर चेक करते हैं और देखें कि कितने बबल्स उसमें, फ्यूम्स उसमें रिलीज हो रहे हैं। जब हम HNO3 के साथ ये करेंगे, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, जाकर देखिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो, अगर मैं इसकी बात करूं, HNO3 लिखा तो हुआ है यहाँ पे, HNO3 यानी कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका जो H2 रिलीज होता है ना इसमें, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो H2 रिलीज होगा ये इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, और HNO3 या तो बदल जाएगा NO में, ठीक है, या NO2 में बदल जाएगा। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है अपने आप रिड्यूस होकर। पर जो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है वो HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और H2O निकाल रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट बनकर, पर आयरन ऐसा नहीं कर पा रहा, कर पा रहा। और इन रिएक्शंस को करके हमने डिफरेंट, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मेटल लिखे हैं, पर एक्टिविटी में हमें कहा गया कि डिफरेंट मेटल्स के साथ हमें रिएक्शन करनी है। जब मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करेंगे हम, तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी आने वाली है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, वो आने वाली है हमारे पास, ये एल्यूमिनियम था और जिंक था और आयरन था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिविटी सीरीज आ गई है। हम जान चुके हैं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं, देखो आयरन जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिला तो FeNO3 यानी कि ये बनाएगा आपका फेरिक नाइट्रेट H2O और NO2, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरह से ऐसे मैंने आपको कहा था ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो NO या NO2 में बदलेगा, या NO2 या NO में बदलेगा। ये जो रिएक्शन है आपकी बुक में नहीं दी हुई है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू MCQs। एक्वारेजिया, अब ये रिएक्शन करके ना एसिड्स और डिफरेंट मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आ गई है सिंपली, ठीक है। अब कॉपर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और पर कॉपर कहाँ फॉल करेगा ये हमें नहीं पता, कॉपर कहाँ फॉल करेगा, बीच में और कोई मेटल्स फॉल करेंगे नहीं, क्योंकि कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो लेस रिएक्टिव है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ फॉल करेगा, यहाँ, इसलिए मैं अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ। एक्वारेजिया की बात करते हैं कि एक्वारेजिया क्या है। तो 3:1 का एक एक्वारेजिया, एक बेसिकली 2 एसिड्स हैं, 3:1 में मिले हुए हैं। 3 पार्ट हैं HCl के और 1 पार्ट हैं HNO3 के, राइट। 1 पार्ट है HNO3 का और 3 पार्ट हैं HCl के, ठीक है। तो जो अकेले मिलके HCl नहीं कर सकते, जो अकेले मिलके HNO3 नहीं कर सकते, वह एक्वारेजिया कर देता है। एक्वारेजिया के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, कोरेसिव और फ्यूमिंग। फ्यूमिंग क्या होता है, बेसिकली जो फ्यूम्स रिलीज करता है ना, वो फ्यूमिंग होता है, फ्यूमिंग लिक्विड। एक है कोरोसिव लिक्विड, कोरोसिव उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मोस्ट कोरोसिव जो सब्सटेंस होता है, मोस्ट कोरोसिव लिक्विड जो होता है, वो होता है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। मैंने आपको एसिड बेसिस में बताया था, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड जिसका pH -28 होता है। तो कोरोसिव जो है स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप लिख सकते हो कोरोसिव, ठीक है, क्या है कोरोसिव, ठीक है। क्योंकि अगर लेट्स से आपने MCQ में पूछ लिया CBSE ने कि मोस्ट कोरोसिव लिक्विड बताओ इसमें मुझे, तो आपको मोस्ट कोरोसिव लिक्विड का बेसिकली अगर एसिड्स आपको दिए हुए हैं तो आपको मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बताना होगा, राइट। मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बताना आपको इजी है, पर अगर इजी तब है जब आपको कोरोसिव का मतलब पता हो, ठीक है। तो एक्वारेजिया 3.1 कोरोसिव है, फ्यूमिंग है, और
ये गोल्ड और सिल्वर को डिसोल्व कर सकता है, इतनी पावर इसमें है। क्या डिसोल्व करने का क्या मतलब, इसमें घुल जाते हैं वो, नहीं, वो क्या है, उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। एक्वा रेजिया जो है गोल्ड के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ रिएक्शन लिख सकता हूँ पर नॉट नेसेसरी। किस तरह से हो रहा है, रिएक्ट कर लेता है, इसका मतलब जो AU फ्री स्टेट में जो गोल्ड है, ये फ्री स्टेट में होता है ना, लेस रिएक्टिव तो फ्री स्टेट में, तो जो AU है ये बदलता है AU3 में, यानी कि जो गोल्ड के एटम्स हैं वो उसे बदलता है आयंस में। तो ये बेसिकली था आपका, ये मैंने रिएक्टिविटी फर्दर आपको बता दी है कि इस तरह से आपके रिएक्टिविटी ये हमने थोड़ी और समझ ली है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास रह रहा है, ये बाद की कुछ मेटल्स रह रहे हैं हमारे पास, तो फर्दर हम इसको समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। जब मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ मिलता है, दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ मिलता है, तब किस तरह से हम जो हमारी रिएक्टिविटी है उसका पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या होगा, देखो बेसिकली आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B के साथ मिलेगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A आएगा और मेटल B आएगा हमारे पास, ठीक है, मेटल B आएगा हमारे पास। तो जैसे कि FeSO4 CuSO4 के साथ मिला तो FeSO4 बनने वाला है और Cu रिप्लेस हो जाने वाला है। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ, मेटल ले लेता हूँ Fe, ये ले लेता हूँ CuSO4 और ये बनाएगा हमारे पास FeSO4 और ये हमारे पास आएगा Cu। इस तरह से कुछ होने वाला है, ठीक है, डिफरेंट। अब इसमें देखो ये Fe Cu को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब Fe जो है, ये Fe जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि एक बेस्ट तरीका है, ये एक बेस्ट वे है टू नो अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, ये एक बेस्ट तरीका है। और इसी तरीके से हम इसी तरीका का हम फर्दर यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज आ गई है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। आप याद कर सकते हो इस रिएक्टिविटी सीरीज को, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। आप वीडियो जाके देख सकते हो क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। अब ये जो आपका आई थिंक थर्ड है, ये हाँ थर्ड जो क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे जाकर देखें, क्योंकि NCR जो CBSE है वो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाली है। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, वैलेंस शेल, ऑक्टेट, KLMN शेल्स होते हैं आपके। बेसिकली कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसे चाहिए, लेट्स से मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसे ये चाहिए कि जो उसके सेल्स है ना KLMN वो कंप्लीट हो जाएं, यानी कि ऑक्टेट की स्थिति में आ जाएं। ऑक्टेट की स्थिति में आने के बाद ये हो जाते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है। और बेसिकली ये ऐसा चाहते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमें सब कुछ मिल जाए, ठीक है। पर वो कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सब कुछ मिलता है, यानी कि सब इलेक्ट्रॉन्स जो उनके पास होते हैं, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो लेट्स से अगर मैं इसका ऑक्टेट, जो ये फर्स्ट शेल है इसका, ये ऑक्टेट है, यानी क्योंकि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीट हैं, दो से ज़्यादा ये होल्ड नहीं कर सकता। सेकेंड में अब आपको एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा था, एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है, अब वो भी आपके याद होने चाहिए। ऑक्सीजन का जो होता है ना, होता है 8, कार्बन का मैं लिखूँ 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से ना, देखो 3 3 6 और ठीक है, राइट। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना बड़ा इसका एटॉमिक नंबर नहीं है कि ये उनको होल्ड कर सके। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चाहिए कि 2 होल्ड कर सकता है, L8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है ना। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कहीं से। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा, लेट्स से अगर मैं Na की बात करूँ तो Na के पास है 11, यानी कि 2 8 10 और 1। तो इसे अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा।
इसे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अगर मैं 8 लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि हम शो कर रहे हैं कि के शेल में कितने हैं, एल शेल में कितने हैं, एम में कितने हैं। ठीक है, तो 2 और 6, तो ये मैंने एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। और ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो 2 है वो के शेल में है आपका, और जो एल शेल है उसमें आपका 6 बेसिकली है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2 8। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज़ करेगा, इसके पास, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उस पर 11 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर कैसा चार्ज आने वाला है, प्रोटॉन होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव का, तो उस पर जो चार्ज आने वाला है 1 चार्ज आने वाला है प्लस का, जो शो करेगा कि इसके एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, इसमें प्लस का चार्ज हम लगाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये ठीक है, और अगर मैंने एक मेटल ले लिया, अब अगर मैं एक लूँ, लेट मी इरेज दिस यार, मास्क, आई एम यूजिंग द मास्क टू रब द बोर्ड, राइट। अब मैं लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का अगर मैं लूँगा तो 17 होता है बेसिकली, तो 2 हो गया, 8 हो गया, यानी कि 10 हो गया और 7, तो 2 8 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। अब देखो ध्यान से, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है ना कि देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। अब ये कैसे हम पता करें कि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है? इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने में लेने में कम एनर्जी लगेगी 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय, इसलिए ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसे देने में कम एनर्जी लग रही है और इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी लग रही है, समझ पा रहे हो? इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पर लेगा और बनाएगा क्लोरीन माइनस। अब क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू हो गया, यहाँ पर ये 17 था, 17 यहाँ पे प्रोटॉन था, 17 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था सॉरी, और यहाँ पे अब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो चार्ज तो लगने वाला है इसके पास भी, इसके पास जिस तरह से इसके पास लगा था इसके पास भी लगने वाला है। अब होता क्या है, जब हम इनको कॉन्टेक्ट में लाते हैं ना Na प्लस और Cl माइनस को, तो ये रिएक्ट करते हैं, और जब ये जो इनके बीच का फोर्स होता है ना, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस आपने पढ़ा है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रेपल करते हैं। तो इसको जो ये चार्जेस का फोर्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। Na आपके पास है, Cl है, बेसिकली मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। इसके पास आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, इसके पास है सॉरी फॉर दिस, देयर इज अ फोन आ गया था बेटा। अब मैं कहाँ था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए आउटर मोस्ट शेल में। हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के ये बनाते हैं यहाँ पे। इसके पास है 7, तो ठीक है, एक और ले लो, 3 3 6 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसके पास आएगा प्लस चार्ज, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसके पास आएगा एक माइनस का चार्ज। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं आपके, एक होता है आयनिक रिएक्शन, सॉरी क्या था वो, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक कंपाउंड, और एक होता है कोवलेंट, ठीक है। एक दो तरह के बॉन्ड होते हैं आपके, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड,
आयनिक कंपाउंड्स को हम कई बार इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड होता है और एक दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है कोवेलेंट, जिसमें बेसिकली एक शेयरिंग होती है कोवेलेंट में। आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें शेयरिंग होती है, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक जो रिएक्शंस होते हैं उसमें बेसिकली एक लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो उसे दे रहा है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो ये इसे देगा। बेसिकली यहाँ पर एक शेयरिंग नहीं हो रही, ये इसको एक दे रहा है। लेट्स से अगर हम इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 फ्रेंड है, एक जना एक पेंसिल नहीं लाया है, या तो वो इस तरह से कर सकता है कि एक अपनी पेंसिल उसे दे दे या वही पेंसिल उसके साथ शेयर कर ले। बेसिकली जो शेयर करेगा वो शेयरिंग यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जो देगा उसको वो आयनिक बॉन्ड होगा। अच्छा एक और बात बताओ, किसमें ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छे होंगे? 2 फ्रेंड हैं, 2 दूसरे फ्रेंड हैं, एक उसे शेयर कर रहा है, एक उसे दे रहा है कि ले तू ही ले इसको, तू ही अपना काम कर, एक जगह शेयर कर रहा है इसको। तो जो देने वाला है उसमें बेसिकली क्योंकि उसमें ज़्यादा गट्स हैं, उसमें ज़्यादा हिम्मत है, उसे देने की। एक पेंसिल 3 रुपये की आती है, उसे दे रहा है पेंसिल, ले भाई काम कर। उसमें जो दूसरा रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा ताकत है, यानी कि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंबाइन होते हैं और इसमें बहुत एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, राइट। तो एक और देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का बेसिकली। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जब करेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ये है, इसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा मतलब दे देगा दूसरे नॉन मेटल को। तो डेफिनेशन इस तरह से होती है, मेटल से नॉन मेटल के जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। 2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा। क्लोरीन का मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं चला इसमें। अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो कैसे होगा? हम क्लोरीन के 2 एटम्स ले सकते हैं, इसका मैग्नीशियम का 1 एलिमेंट लेंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास, लेट्स से हम क्लोरीन क्योंकि हमें 1 ही लेना है, क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो हम 2 क्लोरीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, और ये बनने क्या वाला है, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, जैसे ही 2 ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो इसके पास प्लस के 2 चार्ज आने वाले हैं, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा 1 2 3 4 5 6 7 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया। अब हमें ज़रूरी नहीं है क्लोरीन हमें और बनाना पड़े, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसने क्लोरीन ले लिया तो उसके पास एक चार्ज आ गया। अब या तो हम ऐसे करें, ठीक है, या तो ऐसे करें, पर बेसिकली हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 लगा दें हम, तो इससे पता लग जाएगा कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर जो है हार्ड होता है, और इतने हार्ड होते हैं कि अगर हल्का सा भी प्रेशर लगाया तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। और दूसरे पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, यानी कि एक लार्ज अमाउंट हमें लेना होता है हीट का, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है, उसे तोड़ने के लिए हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लेना पड़ता है। नीड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। दोबारा से बोल रहा हूँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सोल्युबिलिटी कैसी होती है? सोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन एक्सेट्रा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। क्यों मोल्टन स्टेट में क्यों बताया है? क्योंकि एसिड और बेसिस में हमने इसके बारे में बहुत बात की है। NaCl अगर है तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, और यही आयंस से मदद करते हैं, यही आयंस मदद करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये मोल्टन स्टेट में क्यों टूटते हैं? क्योंकि इतनी हीट इनके पास आ जाती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, और यही आयंस से मदद कर रहे हैं इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक आयंस हैं और अपने आप में एक चार्ज हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो भी इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक है, इसीलिए ये मदद करते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ये एक पुश करने में मदद करते हैं, एक अपोजिट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जाते हैं, प्लस के पास जाते हैं ना, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये अपने आप को पुश करते हैं, एक बेसिकली हाइयर पोटेंशियल हो जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो हाइयर पोटेंशियल की वजह से ये प्लस के पास जाते हैं और जाते रहते। तो जब यहाँ पे Cl- भी आएगा, Cl- भी आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हम पढ़ लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स क्लासीफाई कर दिया और हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि मेटल्स जो हमारे पास हैं वो है कहाँ, मिलते कहाँ से हैं हमें, और मिल जाते हैं फिर वो ख़राब भी होते हैं, कोरोड भी होते हैं, कोरोजन भी होता है, वो कोरोजन भी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कुछ मेटल जो हमारे हैं वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं और कुछ हमारे एयर में भी होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में भी होते हैं। तो जो हमारे मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी फ्री स्टेट में होते हैं। बेसिकली हमारे प्योर स्टेट में हमें कहीं भी एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, नियोन, आर्गन, या आपके कुछ नेटिव, जैसे गोल्ड हो गया आपका। गोल्ड एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। गोल्ड आपका किसी कंपाउंड में नहीं मिलता, आपको सिर्फ एक एलिमेंट, प्योर एलिमेंट में मिलता है। ठीक है, नेटिव स्टेट में मिलता है। अब जो हमारे मेटल्स हैं वो मोस्ट ऑफ मेटल जो अर्थ क्रस्ट में हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स नीचे हमारी अर्थ क्रस्ट में दबे हुए हैं। ठीक है, वो मेटल्स और मिनरल्स जो बेसिकली हमारे कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, वो मेटल्स और मिनरल्स वो जो हमारी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के फॉर्म में इन अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं, हम उनको मिनरल्स कहते हैं। और जब उन मिनरल्स में मेजॉरिटी ऑफ जो परसेंटेज होती है वो मेटल की होती है, और उस मिनरल में से हम प्रॉफिटेबली उस मेटल को निकाल सकते हैं, उसको हम ओर कहते हैं। राइट, उसको हम ओर कहते हैं। अब बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर जो है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर जो है आपका वो 3 कैटेगरी में होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी, मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी। बेसिकली इन तीनों के लिए, इन तीनों जो तीन कैटेगरी हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेसेस इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी बात करूँ तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाले जाते हैं, और जिंक, आयरन, पीबी, कॉपर, तो ये निकाल जाते हैं रिडक्शन यूजिंग कॉपर, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी निकाले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे कि एक हाई रिएक्टिव मेटल को हम उसके साथ ऐड करा देंगे ऑक्साइड के साथ, तो वो निकल जाएगा जो आपका मेटल है। ठीक है, ये होते हैं सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, और जो आपका AgU है वो नेटिव स्टेट में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द मेटल्स हैव हाई रिएक्टिविटी, या लेट्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है लो रिएक्टिविटी से। तो मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी, जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी में फॉल होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। तो पहले आप इस पूरे माइंड मैप को समझ लीजिए किस तरह से काम करती है। तो देखिए हमारे पास मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी है। तो लो रिएक्टिविटी बेसिकली आपके सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड सोर्स होते हैं। ठीक है, सल्फाइड सोर्स के लिए हम करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस इस्तेमाल। देखते हैं रोस्टिंग क्या है। फिर आपका वो मेटल्स में टूट जाता है और मेटल्स आपका फिर रिफाइन होता है। उसके बाद हमारे पास मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, जहाँ पे 2 उसमें पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड। ऑक्साइड होगा तो ये प्रोसेस यहाँ से चलेगा, और कार्बोनेट होगा तो ये प्रोसेस यहाँ से चलेगा, और सल्फाइड होगा ये प्रोसेस यहाँ से चलेगा। कार्बोनेट जब होगा, कार्बोनेट और जब होगा, जब इसमें प्रोसेस इस्तेमाल होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है कि बर्निंग इन एयर, स्ट्रॉन्गली बर्निंग, बेसिकली स्ट्रॉन्गली हीटिंग इन लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड O2, हीटिंग स्ट्रॉन्गली हीटेड इन लिमिटेड O2। इसको हम रोस्टिंग जो प्रोसेस होता है सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग होता है। अब सी से आप से देख लेते हो, कार्बोनेट है तो C यानी कि कैल्सिनेशन, C कार्बोनेट कैल्सिनेशन। ठीक है, और रेस्ट ऑफ के लिए हम सल्फाइड के लिए रोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। ये भी स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एक्सेस O2, स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एक्सेस O2, और कैल्सिनेशन आपका है लिमिटेड O2। जब इसका हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे तो मेटल ऑक्साइड आएगा हमारे पास। मेटल ऑक्साइड का फिर रिडक्शन करेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से या
कार्बन के साथ रिएक्ट कराकर फिर इसका प्योरिफिकेशन होगा। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में हमारे पास सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इससे, राइट। एक्सट्रैक्टिव मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली वो सल्फाइड्स में होते हैं। ये मैग्नीशियम मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सेकंड सल्फाइड है, जिसको हम सिनेबार भी बोलते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मरकरी ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनने वाला है। उसके बाद जब हम HgO को, मैंने आपको क्या कहा था, सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में बदलेगा, मेटल ऑक्साइड फर्दर हीट करेंगे तो हमें मेटल में बदलेगा। जब हम मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमारे पास मरकरी एक प्योर मेटल आ जाएगा, सिंपली। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड, जो कि कॉपर ग्लेंस भी हम इसको बोलते हैं, जो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Cu2O। अब हमें इसको हीट को रोकना नहीं है। जब ये Cu2O हमारे पास आ जाएगा, हमें इसे फर्दर हीट करना है, ठीक है। फर्दर हीट करेंगे तो ये Cu2 इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास कॉपर आ जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली ये एक अलग रिएक्शन नहीं है, ये इसी के साथ रिएक्शन हो रही है। बस क्या है, ये लंबे समय तक हमने इसको हीट दिया जब, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर तब आया Cu, ठीक है। अब ये आपके एक जिंक ब्लेंड, ये आपका दूसरा जो और है वो है जिंक ब्लेंड ZnS PbS ग्लेंस, ठीक है। अब ये और आपके याद होने चाहिए, जैसे कि ये सिनेबार है, मरकरी सेकंड सल्फाइड्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कॉपर ग्लेंस Cu2S जिंक ब्लेंड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक ब्लेंड मैंने आपको बताया था, जिंक ब्लेंड ZnS जिंक सल्फाइड, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, इसको हीट देंगे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराकर, तो ये बनेगा ZnO, राइट। ये बनेगा ZnO और बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ZnO को जब हम C यानी कि कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Zn आपका Zn में रिड्यूस हो जाएगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास गैस आएगी। अब जो कार्बन है ना, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरे जो कंपाउंड है उनको रिड्यूस कर देता है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर देता है। हम ये जो जिंक ऑक्साइड हमारे पास आया है, दूसरे हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एल्यूमिनियम, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल को हम मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास मेटल जो है निकल जाएगा, क्योंकि Al जो है Mn मैग्नीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा Al2O3, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। Fe2O3 ये होता है आयरन लिखता हूँ मैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड, राइट। आयरन थर्ड ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा तो Fe, क्योंकि जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस करने वाला है और Al2O3 प्लस हीट बनाने वाला है। ये होता है आपका थर्मिट रिएक्शन, ये होता है आपका थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? थर्मिट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मेटल्स एंड द प्रोडक्ट्स वी गेट एज अ मेटल्स आर इन द मोल्टन स्टेट। इतना हाईली एक्सोथर्मिक है ये इतना हीट निकालता है कि जो ये आयरन है, आप देखोगे लिक्विड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, Mn जो है लिक्विड में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये थर्मिट रिएक्शन। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न और है, जब आप इसे बुक में लिखोगे, जब आप इसको बुक में देखोगे ये है थर्मिट रिएक्शन, और जब आप इसको कहीं और पे देखोगे थर्माइट रिएक्शन है। तो बेसिकली थर्मिट रिएक्शन सेम है। तो Fe2O3 Al Fe लिक्विड, Al2O3 हीट, जब बेसिकली ये रिएक्शन है तो ये थर्मिट रिएक्शन है, और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं कहूँ अगर थर्मिट रिएक्शन क्या है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हमें जब प्रोडक्ट मिलता है आयरन, वो इन अ मोल्टन स्टेट मिलता है, ठीक है, वो इन अ मोल्टन स्टेट मिलता है। और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए काम में आती है, क्योंकि हमारे पास Fe2O3 है, एल्यूमिनियम है। तो जब हम उसे Fe2O3 एल्यूमिनियम को पास लाएंगे, Fe2O3 एल्यूमिनियम को पास लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली Fe जो है लिक्विड में आने वाला है। तो जहाँ पे भी कहीं पे भी रेलवे जो ट्रैक है वो टूटा हुआ है, तो जो आयरन है ये लिक्विड में आके यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसीलिए रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन इसलिए रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में काम आती है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो हमारे पास जो टॉप ऑफ द सीरीज में हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे कि
सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, हम उनको कार्बन के साथ ऐड कराकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो उनकी एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। एफिनिटी क्या है? एफिनिटी बेसिकली एक अट्रैक्शन है कि अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन भी रख दूँ और यहाँ पर कार्बन भी रख दूँ, तो लेट्स से ये Na2O है, तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। एफिनिटी यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करना चाहता है। ये Na है यहाँ पर, Na, ठीक है, NaO2 नहीं, Na2O नहीं, ये Na है यहाँ पर, यानी कि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, तो इसलिए ये एफिनिटी O2 के साथ ज़्यादा है। अगर एफिनिटी O2 के साथ ज़्यादा है तो जब Na2O को हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। पर हाँ, अगर यहाँ पे Na कुछ C होता, O2 के साथ रिएक्ट कराते, तब ये रिएक्शन हो जाती, क्योंकि Na की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। अब होता क्या है, हम इसको करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास जो NaCl है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। अब कैथोड पे क्या होता है, माइनस पे क्या होता है, Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है। पहले सबसे पहले तो ये कैथोड के पास जाएगा, जो आपका कैटायन है कैथोड के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कहाँ से? जो इसने क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके आपके पास आएगा सोडियम। एट कैथोड जब आपके पास क्लोरीन होगा, क्लोरीन 2 जो आपके एटम्स, सॉरी जैसे डिस्टर्बेंस बहुत होता है यहाँ पे, तो मैं था एनोड पे। जब एनोड पे क्या होता है, जब आपका क्लोरीन माइनस है, जो आपका क्लोरीन माइनस है, बेसिकली होता क्या है, क्लोरीन माइनस को अब चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज था, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है 2, ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए क्योंकि इसके पास क्लोरीन के 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लोरीन जब बनेगा तो Cl2 बनेगा, Na जब बनेगा तो Na बनेगा सिर्फ। अब हम देख लेते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग कैसे होता है? रिफाइनिंग आसान है, बेसिकली रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आसान है। देख लेते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आसान है। अब देखो कैसे होती है रिफाइनिंग। जब बेसिकली रिफाइनिंग होती है कॉपर, निकल, गोल्ड, इन सब मेटल की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। होता क्या है, एनोड पर हम वो मेटल ले लेते हैं, जैसे कि इम्प्योरिटीज, जैसे कि कॉपर ले लेते हैं। अब कॉपर है प्लस उसमें इम्प्योरिटीज भी है, अब इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देते हैं करंट। जैसे ही करंट दिया, Cu2 प्लस में टूट जाएगा, Cu2 प्लस में टूट जाएगा, Cu2 प्लस में टूट जाएगा, और आपके पास जो गंदगी है वो भी यहाँ पर इस सॉल्यूशन में घुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जो आपका ये, अब क्योंकि ये एक पूरा जो है कॉपर डिज़ोल्व हो चुका है Cu2 प्लस में। अब देखो ये Cu2 प्लस कहाँ जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस माइनस जाएगा, यानी कि Cu2 प्लस ये एक बहुत हल्का सा मेटल है, कॉपर का ही एक हल्की सी हमने इलेक्ट्रोड ले ली। अब ये इलेक्ट्रोड जो है, जो पतली सी इलेक्ट्रोड है वो हो जाएगी थिन इलेक्ट्रोड जो है वो हो जाएगी थिक, और जो आपका Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस यहाँ से जो आया है ये चला जाएगा इसके पास, जो थिन थी हमारी वो हो जाएगी थिक, और जो इम्प्योरिटीज़ हमारी थी वो बैठ जाएगी आपकी नीचे, जिसको हम एनोड मड भी कहते हैं। एनोड मड, MUD, ठीक है, एनोड मड भी कहते हैं। कोरोजन देख लेते हैं। अब हम कोरोजन देख लेते हैं हम। तो लास्ट टॉपिक है आपका व्हेन मेटल्स गेट कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। आपको जो एक्टिविटी दी हुई है, कौन सी एक्टिविटी है ये, लेट मी सी कि कौन सी एक्टिविटी है यार। एक्टिविटी 13.7, उसमें 3 केसेस हैं बेसिकली। किसी में आपको एयर से उसे प्रिवेंट किया गया है, किसी में से वाटर नहीं दिया गया है, किसी में से दोनों चीज़ें नहीं दी गई है। तो हमने देखा इस एक्टिविटी से हमने देखा कि एयर और वाटर चाहिए किसी भी कोरोजन प्रोसेस को हैपन होने के लिए, यानी कि कोई भी अगर कोरोजन प्रोसेस होगा वो सिर्फ एयर और वाटर की प्रेजेंस में होगा। व्हेन मेटल्स गेट कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। कोरोड क्या होता है? कोरोड होता है डैमेज इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कोरोड, डैमेज इन द केमिकल रिएक्शन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन से? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, रस्टिंग होती है आयरन का कोरोजन, और
टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, बेसिकली ये सिल्वर का कोरोजन होता है जो कि होता है ब्लैक कलर का, जो कि होता है ब्लैक कलर का। और एक कॉपर का अगर आपने देखा है, आपने लिथियम आयन बैटरी देखी है, मोबाइल की बैटरी देखी होगी, या आपने किसी और चीज़ की बैटरी देखी है, या आपने अगर आपके घर पर इन्वर्टर है तो उसकी जो बैटरा देखना, आप उसका बैटरा देखोगे तो उसके टर्मिनल्स पर ना, उसके टर्मिनल्स पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग, ठीक है। वही कॉपर का जो कोरोजन होता है, ठीक है, वही कॉपर का कोरोजन होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं उसको। ये ग्रीन कोटिंग होता है, उसका फॉर्मूला पता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया था टर्निशियम सिल्वर, कॉपर और ये कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिए। ये कोटिंग रस्टिंग, ठीक है, इसका ब्राउनिश कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है इसका। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम कोरोजन से, कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं हम, पेंटिंग, पेंट करके उसको, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है बेसिकली एक जिंक की उस पर कोटिंग लगा देते हैं, कोई भी मेटल है, कोई भी कंपाउंड है, उस पर एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं बेसिकली, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट में ना आए। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग होता है उस पर क्रोमियम की एक हल्की सी लेयर लगा देते हैं ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। क्रोमियम, देखना क्रोमियम की जो कोटिंग है वो कर देते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है जब वो क्रोमियम के साथ वो मेटल या कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं क्रोम। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग प्रोसेस हमने पढ़ा है। एनोडाइजिंग प्रोसेस में बेसिकली एक थिन ऑक्साइड को हम थिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेकिंग एलॉयज, एलॉयज बनाकर भी हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने स्टेनलेस स्टील सुना है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कभी कोरोड नहीं होता, कभी कोरोड नहीं होता, पर इसमें आयरन होता है, निकल होता है। बेसिकली अगर आयरन सिंगल है, मतलब आयरन एक अलॉय में नहीं आयरन का अलॉय नहीं बनाया जाए तो आयरन कोरोड कर सकता है, नहीं रस्टिंग लग सकती है उसमें, पर स्टेनलेस स्टील में कोई रस्टिंग नहीं लगती है। अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, अलॉय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होना यानी कि इसके पार्टिकल्स जो हैं मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये बेसिकली या तो दो से ज़्यादा मेटल हों होमोजीनियस मिक्सचर में, या हो एक मेटल एक नॉन मेटल। अब ये बनते कैसे हैं, तो आपका फर्स्ट जो मेटल है वो एक मतलब मेल्ट किया जाता है, यानी कि मोल्टन स्टेट में रखा है, फिर दूसरा मेटल एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में दूसरे में डाला जाता है, जो कम वाला है, ठीक है, कम परसेंटेज में वो उसके ऊपर से डाला जाता है। तो इस तरह से आपके अलॉय बनते हैं। अब मैं आपको आपके स्क्रीन पर जो आपको अलॉयज़ दिखा रहा हूँ, मैं इनके परसेंटेज भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टील, ब्रास, ब्रोंज जितने भी आपके हैं। अमलगम बेसिकली एक मरकरी है या कोई दूसरा मेटल, मरकरी या कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल, वो अमलगम एक अलॉय है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आपका है एक बेसिकली अलॉयज़ हैं, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि ब्रास में कौन कौन से जो ब्रास एक अलॉय है, कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स उसमें होते हैं। ब्रॉन्ज में पूछ सकते हैं और अदर में पूछ सकते हैं। सो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है आई थिंक, यस, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मेटल नॉन मेटल्स इन वन शॉट, लेंदी हो गया थोड़ा वन शॉट, पर कोई बात नहीं। अभी आपको क्या चाहिए कि आपको जो एमसीक्यूज़ हैं आपको चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन अब ज़रूरी नहीं है, आपको डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है। अभी आपको समझना होगा कि किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरह से क्या हो क्या रहा है। तो इसलिए वन शॉट थोड़ा सा ही मैंने लंबा किया है, ठीक है। आपको चीज़ें जल्दी जल्दी बताई हैं और लगभग सब बताया मैंने यार, कुछ नहीं छोड़ा, लगभग मैंने सब बताया। और इन वन शॉट मैंने तो आपको इतने एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी बताए हैं। जिंक का हो गया, जैसे कि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड में देखोगे, और एल्कली मेटल्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी मैंने आपको बताए हैं जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेटल्स नॉन मेटल्स आपका हो गया है। तो मैं टर्म 1 केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ लाने वाला हूँ बैक टू बैक, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंसेंस। और आपका कोई फ्रेंड हो
उसे ज़रूर बताएं कि बैक टू बैक MCQs आने वाले हैं, और वाइज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा आपको जब भी, आपको टेस्ट वगैरह सब उसमें आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर भी उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, वाइज पर आप टेस्ट दे सकते हो उसका, ईजी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए वो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्टेंस एंड सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो।